हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने रीजन आईएएस के टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 22 का 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। इस क्लास में हम लोग 50 से 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वो भी कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के आसपास में ही हो जाए, क्योंकि 2 घंटे का एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 1 घंटे में होना चाहिए। जो भी फिर से बता देते हैं कि जो क्वेश्चन डिस्क्राइब करने लायक होता है उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, जो एकदम इसेंशियल होता है डिस्क्राइब करना। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन के साथ ही दिया होता है, डिस्क्रिप्शन के साथ ही क्वेश्चन दिया होता है, जैसे एग्जांपल दिया होता है बहुत सारे क्वेश्चन में, और जो अपने आप से बहुत बड़ा बड़ा होता है, और उसको फिर से समझाना, उसी चीज को फिर से समझाना ज्यादा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि वो खुद से ही आंसर दे चुका है, मतलब कि पूरी परिभाषा दे चुका है। और जो फैक्चुअल होता है या फिर छोटे छोटे जो क्वेश्चन होता है उसको डिस्क्राइब करना जरूरी होता है, तो उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं और तेजी से बनाते हैं क्वेश्चन को, ताकि 1 घंटे में ही पूरा हो जाए डिस्कशन, पूरी डिस्कशन के साथ। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 51 जो है, यहाँ पर दे रहा है जलवाहक योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जलवाहक योजना के संदर्भ में विचार करना है, और क्या विचार करना है जी, तो देख लेते हैं कि यहाँ पर दे रहा है निम्नलिखित में कौन सा से सही है। तो जलवाहक योजना के संदर्भ में दो कौन से सही है, दो स्टेटमेंट था। तो यहाँ पर ऑप्शन का तरीका केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों ना तो एक ना तो दो, इसको याद रखिए। इस तरह का है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ ऑप्शन पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि यह NW1 गंगा नदी और NW2 ब्रह्मपुत्रा नदी और NW16 बराक नदी के माध्यम से लंबी दूरी के कार्गो जिसको मालवाहक जहाज कहते हैं, की आवाजाही को प्रोत्साहित करता है। लंबी दूरी के आवाजाही को प्रोत्साहित करता है जी। और उसके बाद से फिर इसके संदर्भ पूछा गया था कि जल वाहक योजना जो चलाई गई है। इसके बाद से दूसरा नंबर है, यहाँ पर मार्गों के माध्यम से कार्गो परिवहन के दौरान होने वाले कुल परिचालन व्यय के 100% तक प्रतिपूर्ति प्रदान करता है। कितना जी, तो 100% तक प्रतिपूर्ति प्रदान करता है। तो यह जो है दूसरा नंबर, बताइए 100 का पड़ेगा कि 100%। कोई ऐसा व्यापार में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें 100% की गारंटी दे दी जाए कि ये जो है ये हो ही जाएगा। यहाँ पर यह गलत हो जाएगा, 100% तो कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन फर्स्ट नंबर एकदम सही है कि जल वाहक योजना है, ये है जो NW1 जो है गंगा ब्रह्मपुत्रा, मतलब NW1 गंगा में है, तो NW2 ब्रह्मपुत्रा में है, NW16 बराक नदी पर जो है, यहाँ पर बड़े बड़े जहाजों को आंतरिक भारत के भूमि क्षेत्रों में माल के परिवहन के लिए, क्योंकि अक्सर आज तक छोटी छोटी नावों के माध्यम से इनसे परिवहन होता था। लेकिन अब जो जलवाहक योजना जो शुरू की गई है 2024 में ही शायद शुरू की गई थी, 2024 में ही शुरू की गई थी इसको। तो यहाँ पर बड़े बड़े जहाजों को नदियों के माध्यम से गुजारते हैं, क्योंकि इन दोनों का, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी और बराक नदी को देखें तो इनका चौड़ाई जो है काफी चौड़ा है, इसीलिए इनसे बड़े बड़े मालवाहक जहाज गुजारे जा सकते हैं आराम से। तो ये एक तरह से आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, भले ही ये छोटा लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़ी योजना है। ये जो है बहुत बड़ी योजना है। क्यों जी, क्योंकि हम लोग का एक तरह से अब एक और ऑप्शन मिल चुका है हम लोग के भारत की मुख्य भूमि से कहाँ पर जाने के लिए जी, तो सीधे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाने के लिए। अभी कहिएगा ये कैसे जी, तो यहाँ पर गंगा में इलाहाबाद है, इलाहाबाद से गंगा नदी के माध्यम से पहुंचे कहाँ, गंगा से हल्दिया तक पहुंचे, और वहीं से उससे पहले जो थी से हल्दिया पहुंचे, हल्दिया से होते हुए हम लोग गंगा नदी के माध्यम से अगर मान लीजिए ब्रह्मपुत्रा के मुहाने तक पहुंच गए, और ब्रह्मपुत्रा के मतलब धारा के विपरीत ही सही, जाते हुए हम लोग यहाँ से ब्रह्मपुत्रा से भी गुजरे और ब्रह्मपुत्रा से बराक नदी को पकड़ लिए, और बराक नदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट राज्य में पहुंच जाएंगे। अर्थात हम ये एक ऐसा मतलब रणनीति के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पहुंच बनाने के लिए एक और योजना आ चुकी है। जैसे हम लोगों ने सितवे पोर्ट के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर सितवे पोर्ट ये विकल्प है नॉर्थ ईस्ट में पहुंचने के लिए, और यह भी एक तो मिल गया। एक नंबर सही है, दूसरा नंबर गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है, भुगतान संतुलन के चालू खाते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भुगतान संतुलन के चालू खाते के संबंध में और क्या करना है जी, तो सही कथन का चयन करना है भुगतान संतुलन के संबंध में। यहाँ पर चालू खाते में अधिशेष वाला देश अनिवार्य रूप से अन्य देशों से उधार लेता है। चालू खाते में अधिशेष वाला जो देश है अनिवार्य रूप से अन्य देशों से उधार लेता है। बताइए अधिशेष वाला देश। इस वजह से दूसरा नंबर, चालू खाते में अधिशेष का अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि देश का व्यापार संतुलन अधिशेष में है। हाँ, यहाँ पर जो दे रहा है कि ये दोनों क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। एक और एक, भुगतान संतुलन मतलब कि जो विश्व से व्यापार कर रहे हैं, तो कितना पैसा हम लोग विश्व को दे रहे हैं, कितना पैसा हम लोग विश्व से ले रहे हैं। तो यहाँ से व्यापार का संतुलन यही होता है। मान लीजिए जितना रुपया विश्व को दिए, विश्व के अन्य देशों में भेजे, उतना रुपया हम लोगों ने कमा लिया, तो दूसरे देशों को जो भेजा गया उसको उतना हम लोगों ने पा लिया, तो भुगतान संतुलन एकदम शून्य माना जाता है। और अगर ज्यादा पा लिए, विदेशों से ज्यादा पा लिए, तो अधिशेष में हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी, तो अधिशेष में हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास, आपने किसी व्यक्ति को, अमेरिका को ही मान लीजिए, इंडिया और अमेरिका को मानिए, इंडिया ने अमेरिका को 1 लाख का सामान भेजा, 1 लाख का सामान भेजा, और खरीदा कितना का जी, मान लीजिए कि 80,000 का खरीद लिया, 80,000 का खरीद लिया, तो इसमें अंतर कितना होगा, 20,000 का अंतर। तो भारत में लाभ कितना होगा, तो 20,000। 20,000 का कहेंगे जी, तो भारत का अधिशेष कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, अधिशेष। तो यहाँ पर अनिवार्य रूप से अन्य देशों से उधार लेता है, एकदम सरस और गलती बताइए। जिसका चालू खाता में अधिशेष है, मान लीजिए कि भारत को 20,000 रुपया लाभ ले रहा है, और इसको आगे बढ़ते ही जा रहा है, तो ये उधार काहे के लिए लेगा। जो अधिशेष में है, जो लाभ की स्थिति में जो अमीर हो रहा है, वो ऋण क्यों लेगा। ये नंबर गलत हो जाएगा, करेक्ट, उधार लेता है।
उसका दूसरा नंबर, चालू खाते में अधिशेष का अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि देश का व्यापार संतुलन अधिशेष में है। तो चालू खाता में अधिशेष से कोई यकीन नहीं है कि कोई किसी देश का वो अधिशेष की स्थिति में, क्यों जी? क्योंकि मान लीजिए कि व्यापार में अगर मान लीजिए कि सामान जो भेज रहे हैं, अब यूएसए को, भारत ने यूएसए को तो 5 लाख का सामान, 1 लाख का, चलिए वही 1 लाख ही चलते हैं, 1 लाख का सामान बेचा। मांगा कितना जी? मान लीजिए 80 80 हजार का ले लिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा भारत को अगर कहा जाए तो भारत अधिशेष की स्थिति में ही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यूएस से भारत ने 50 लाख का ऋण लिया है। भारत ने यूएस से 50 लाख का ऋण लिया है, और ऋण के ब्याज के रूप में वो कितना जमा कर देता है हर महीना? हर महीने मान लीजिए कि 50 हजार रुपये जमा कर देता है। इधर 20 हजार रुपये कमाया, उधर 50 हजार रुपये कमाया, बीच में घाटा कितना हो गया? भारत को 30 हजार रुपये में घाटा हो गया। तो ऐसा ऐसा थोड़ी कहेंगे, तो पूंजीगत घाटा हो जाता है। पूंजीगत घाटा होता है, संतुलन की स्थिति में ना होगा, असंतुलन हो जाता है, मतलब कि घाटा हो जाता है। यहाँ पर संतुलन को आना दरअसल गलती है। दूसरा नंबर भी गलत, 1 नंबर गलत था, ये दूसरा नंबर भी गलत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर समाचारों में रहने वाले वॉइजर वॉइजर वन को सबसे अच्छी तरह से किस रूप में वर्णित किया गया है? वॉइजर वन को सबसे अच्छी रूप से अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। यहाँ पर दे रहा है, प्राचीन सतह की विशेषताओं की दीर्घकालिक जांच करने वाला मंगल रोवर। वॉइजर वन कह रहा है कि प्राचीन सतह की विशेषताओं की दीर्घकालिक जांच करने वाला मंगल रोवर, या मंगल रोवर है वॉइजर। और उसके बाद से दे रहा है यहाँ पर, और उसके बाद से दे रहा है, इंटरस्टेलर स्पेस में हेलियोस्फीयर के परे संचालित होने वाला एक डीप स्पेस प्रोब है। और उसके बाद से दे रहा है यहाँ पर, लूनर अंतरिक्ष में बार बार कार्गो मिशन के लिए डिजाइन किया गया पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल है। या फिर सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र सौर कोणों का अध्ययन करने वाला सौर परिक्रमा अंतरिक्ष यान है। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर यह जो है कैसा वॉइजर वन, आप लोग अभी तक इमेजिन नहीं कर सकते होंगे, पढ़े होंगे तो ठीक है, लेकिन वॉइजर वन एक ऐसा मिशन था जो कि मिशन है भी, अभी भी चल रहा है। अभी कुछ ही देर पहले 2024 में आया था, तुरंत इसको प्रक्षेपित कर दिया गया। यह हेलियोस्फीयर से बाहर, मतलब कि सौर मंडल से बाहर निकलकर, सॉरी मतलब कि पृथ्वी के कक्षा से बाहर निकलकर, कक्षा ही नहीं बल्कि इसने मंगल ग्रह को पार करके उसके बाद से बृहस्पति तक के एक हेलियोस्फीयर सीमा को पार करके इसने सबसे पहले अपना रिकॉर्ड बनाया है। यह नासा के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें से बहुत सारे देशों ने सहायता किया था। इसमें वॉइजर एक ऐसा मिशन है जो कि कहें तो एक तरह से कहें तो पूरे सौर मंडल का एक बार में यह अध्ययन करता है। केवल यहाँ पर अभी तक जितने भी मिशन भेजे जाते हैं, चंद्रयान है, मंगलयान है, या फिर यहाँ पर कोई भी प्लूटो, नैनो, या जैसे कोई भी यान होता है तो किसी क्षेत्र विशेष के लिए, ग्रह विशेष के लिए भेजा जाता है। जैसे चंद्रयान चंद्रमा को भेजा गया था, मंगलयान को भेजा गया था, और उसके बाद से हवाई यान जो कि छोटे छोटे ग्रहों को के लिए, क्षुद्र ग्रहों को अध्ययन के लिए भेजा गया था। लेकिन ये वोइजर ऐसा चीज थी, मान लीजिए कि ये सूर्य है, तो यहाँ पर ये सारे ग्रह है ना, तो ये पूरे ग्रहों का एक एकीकृत रूप में अध्ययन करने का काम करता है। यदि ऐसा नहीं है कि ये छोटे एक ग्रह पर गया, उसके बाद इसका अध्ययन करते रह गए, इतना ही रूप घूमते रह गए, नहीं। ये जो है एक समग्र रूप से सभी ग्रहों का के बारे में, सभी ग्रहों से आसपास जाता है। जैसे कि बहुत पहले ही इसने बृहस्पति ग्रह के संदर्भ में, बृहस्पति ग्रह के पास में गुजरा था, शनि ग्रह के पास से भी यह गुजरा है। तो यहाँ पर सभी ग्रहों के आसपास से गुजर चुका है। यह सभी ग्रह नहीं, अभी तो नेपच्यून के पास अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी यह सौर मंडल का एक तरह से कहते हैं हेलियोस्फेरिक जिसको कहते हैं, पूरे सौर मंडल का एकीकृत अध्ययन कर सकता है यह, और करने के लिए समर्पित भी है। अभी 1978 में भेजा गया था। कब भेजा गया था जी? 1978 में शायद भेजा गया था। 2024 में उतरा। जैसे ही उतरा, इससे डाटा लिया गया, जितना इसने डाटा एकत्र किया था, जितना इसमें खराबी आई थी, उसको रिपेयर करके पुनः से उसमें ईंधन भर के, और लगभग 9 दिनों बाद पुनः से प्रक्षेपित कर दिया गया अंतरिक्ष में, और वॉइजर मिशन को। और इसका नाम दिया गया वॉइजर 2, और कुछ और भी नाम दिया गया इस मिशन का, जो काफी प्रसिद्ध है। एक तरह से कहे तो मानव, अब तक की मानव की अंतरिक्ष में खोज करने में सबसे अग्रणी यह जो है वॉइजर मिशन, तो इसको याद रखिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों को दिया जाने वाला बुनियादी ढांचा दर्जा, विभिन्न क्षेत्रों को दिया जाने वाला बुनियादी ढांचा दर्जा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? बुनियादी ढांचा दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर दे वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उसके बाद से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, उसमें से आरबीआई। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, आर्थिक कार्य विभाग। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग जो है बुनियादी ढांचा दर्जा का दर्जा प्रदान किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली क्योंकि फैक्चुअल से जुड़ा हुआ है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पर तेरा भारत में ऊर्जा बुनियादी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके संदर्भ में, तो ऊर्जा बुनियादी ढांचा, तो यहाँ पर जो है और कितने हैं जी, और सही कथन का चयन करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचा के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दे रहा है नवीकरणीय नवीकरणीय स्थापित क्षमता में नवीकरणीय स्थापित क्षमता में भारत जो है वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। भारत वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है जी। इसका से जमीन से 150 मीटर ऊपर भारत की अनुमानित पवन क्षमता 1000 गीगावाट से अधिक है।
और इसके बाद से दे रहा है कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 60% से अधिक तापीय ऊर्जा से प्राप्त होती है। अभी जो है कि जितना भी बिजली हम लोग प्राप्त होते हैं, क्या वह उसका 60% तापीय ऊर्जा से प्राप्त होती है जी। यहाँ पर यहाँ पर तीसरा नंबर सरासर गलती है, क्योंकि अब हम लोग कितना हो चुके हैं जी। जो यहाँ पर पहले फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर देख लेते हैं हम लोग। नवीकरणीय स्थापित क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर एकदम सही है। जितना भी नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे पवन ऊर्जा के मामले, पवन ऊर्जा, उसके बाद से सौर ऊर्जा, पवन, सौर, जितना भी नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन की बात करें, तो जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है उसके मामले में भारत जो है चौथे स्थान, पहले पांचवें स्थान पर था, लेकिन अब जो है चौथे स्थान पर हो गया है। लेकिन सौर ऊर्जा के मामले में अभी भी पांचवें स्थान पर है, जबकि पवन ऊर्जा समग्र रूप से नहीं, क्योंकि हमारा पवन ऊर्जा थोड़ा सा आगे है अन्य देशों की तुलना में, इसीलिए हम लोग चौथे स्थान पर हैं। जमीन से 150 मीटर ऊपर भारत की अनुमानित पवन क्षमता 1000 गीगावाट से अधिक है। तो यहाँ पर जो है दूसरा नंबर एकदम सही है। दूसरा नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 1000 गीगावाट से अधिक होकर कितना हो चुका है जी, लगभग हम लोग का 1164 गीगावाट पहुंच चुके हैं। कितना जी, 1164 गीगावाट ऐसा अनुमान लगा दिया गया है कि इतना हम लोग का पवन ऊर्जा अगर पूरा दम लगा दे तो 1164 गीगावाट हम लोग बिजली उत्पादन कर सकते हैं, केवल भारत की मुख्य भूमि पर, सॉरी भारत की भूमि पर। वो द्वीप भी हो सकते हैं या फिर समुद्री क्षेत्र भी हो सकता है, ईजेड भी हो सकता है। 1164 गीगावाट हम लोग पहुंच चुके हैं। और तीसरा नंबर लेकिन गलत है कि कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 60% से अधिक तापीय ऊर्जा से प्राप्त होता है, नहीं। अब जो है हम लोग 60% नहीं, बल्कि हम लोग लगभग 50% के आसपास पहुंचने वाले हैं। 50% 60% में, अब हम लोग 51% के आसपास लगभग हम लोग का अभी बिजली जो है तापीय ऊर्जा से प्राप्त होता है, 51% या फिर 50% के आसपास। तो यहाँ पर तीसरा नंबर गलत हो जाएगा। एक और दो सही है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 2 दिया गया है और व्याख्या से संबंधित है। एक दूसरे की व्याख्या से और कौन सा सही कथन का चयन करना है। तो यह हम बता चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि सेकंड नंबर पढ़ा जाए और बीच में लगाया जाए, इसलिए और तब इसको बनाया जाए। अगर कोई गलत हो जाए तो तुरंत आंसर निकल ही जाता है। अगर कुछ अगर मान लीजिए दोनों सही हो गया तब जाकर इसमें इसलिए लगाना जरूरी है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन पढ़िए सबसे पहले। यहाँ पर अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय, जिसको GERD बोलते हैं, में भारत के निजी क्षेत्र का योगदान जो है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 50% से अधिक है। अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय में भारत के निजी क्षेत्र का योगदान जो है जीडीपी प्रतिशत के रूप में 50% से अधिक है जी। इसके बाद से है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत रैंकिंग में, भारत के रैंकिंग जो है 2015 के बाद से महत्वपूर्ण सुधार हुआ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो यहाँ पर जो है एक नंबर तो एकदम सही है, लेकिन जो 2 नंबर पढ़े थे ये गलत है। अभी तक इतना कि भारत तो आगे भी नहीं पढ़ा है, निजी क्षेत्र का योगदान जो है 50% दे रहा अनुसंधान में। अभी भी भारत का मतलब जितना भी एक तरह से समझे का है कि जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है भारत में, विद्यार्थी करते हो, चाहे फिर शोधकर्ता करते हो, चाहे फिर साइंटिस्ट करते हो, तो जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च काम करते हैं उस पर से ये कह रहा है कि 50% कहाँ से आता है, तो निजी क्षेत्र से। ये गलत है, क्योंकि अधिकांश हिस्सा कौन देता है, तो सरकार देती है, ना कि निजी कंपनियां देती है। और इनका योगदान कितना है जी, तो मात्र अभी 18% से भी कम है। 18% तो अभी तक हाईएस्ट पहुंचा है, कभी कुछ शायद 2024 में पहुंचा था 18%। इससे मतलब कम ही हो चुका है। 2021-22 में तो ऐसा स्थिति था कि तो मात्र 6 से 7% ही योगदान होता था निजी क्षेत्रों के द्वारा अनुसंधान में। इसको याद रखिएगा। दूसरा नंबर गलत है, एक नंबर सही। तो यहाँ पर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब तो नंबर सी निकल के आ जाएगा, क्योंकि काफी कम रहा है निजी क्षेत्र का योगदान, 6 से 7% के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पहली उड़ान पूरी करने के लिए हाल ही में चर्चा में रहे ध्रुव एनजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके संदर्भ में ध्रुव एनजी के संदर्भ में विचार करना, क्या विचार करना है जी, तो सही कथन पर विचार करना है। ध्रुव एनजी के संदर्भ में सही। ध्रुव एनजी एक स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया मान यूएवी है, ड्रोन है। ध्रुव एनजी एक स्वदेशी रूप से डिजाइन यूएवी ड्रोन है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित और निर्मित किया गया है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन तो एकदम सही है, क्योंकि HAL द्वारा विकसित और निर्मित किया गया है। HAL द्वारा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। लेकिन फर्स्ट नंबर जो दे रहा है कि यह जो है स्वदेशी रूप से तो है, लेकिन यहाँ पर दे रहा है कि मानव रहित विमान है। तो यह मानव रहित विमान नहीं, बल्कि एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। जी, तो ये हेलीकॉप्टर है। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर है, कि यूएवी है। फर्स्ट नंबर गलत हो जाएगा। फर्स्ट नंबर गलत है, सेकंड नंबर सही है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि जनगणना के संबंध में विचार करना है। और विचार कैसे करना है जी, तो सही पर विचार करना है। यहाँ पर देख लेते हैं। भारत में कृषि जनगणना देश में परिचालन जोतों के संरचनात्मक पहलुओं पर डेटा एकत्र करने के लिए 5 साल के अंतराल पर आयोजित की जाती है।
जोतों की संरचना के प्रमुख पहलुओं पर 5 सालों के अंतराल पर आयोजित की जाती है जी कृषि जनगणना। तो ये ध्यान रखना है कि गौरव 5 सालों के अंतराल पर कृषि जनगणना। उसके बाद से फिर पहली व्यापक कृषि जनगणना 1950-51 में आयोजित की गई थी। पहली व्यापक कृषि जनगणना जी थी जो 1950-51 में। यहाँ पर फर्स्ट नंबर एकदम सही है कि प्रत्येक 5 वर्ष में जैसे कि देश की जनगणना होता है, लोगों की जनगणना होता है, पॉपुलेशन की जनगणना होता है, वैसे ही यहाँ पर कृषि की भी जनगणना होती है। कितना भू-भाग कृषि में लगा हुआ है, कितना भू-भाग पर कौन-सी बागवानी लगी हुई है, किसमें कितना पर नारियल लगा हुआ है, कितना पर केला, ये सभी जानकारी कितने भू-भाग पर पहली व्यापक व्यापक कृषि जनगणना का 1950-51 तो यह गलत है। सबसे पहले कृषि जनगणना कब की गई थी? तो 1970-71 में की गई थी। यह क्यों की गई थी? जब हरित क्रांति 1969 में आया था, तो हरित क्रांति को किस अनुपात में लागू किया जाए, किस विधि से लागू किया जाए, उसी के लिए हरित क्रांति को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कृषि जनगणना का प्रारंभ की गई थी। और प्रत्येक 5 वर्ष बाद होता ही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सेकंड नंबर गलत है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है कि भारत में नए श्रम संहिताओं के तहत नियत अवधि रोजगार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियत अवधि रोजगार के संदर्भ में विचार करना है। कैसा विचार करना है जी? तो सही कथनों पर विचार, सही कथन पर विचार करना है। 2 ठो ऑप्शन है, ऑप्शन का तरीका वही है, केवल 1 केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2, ऐसे देख लेते हैं। अब हम लोग का है नियत अवधि रोजगार, नियोक्ताओं को गैर संपत्ति की गारंटी के साथ काम पर रखने की अनुमति देता है जी। गैर संपत्ति की गारंटी के साथ काम पर रखने की अनुमति देता है। या फिर दूसरा नंबर पे नियत अवधि रोजगार जो है वर्तमान में भारत में मान्यता प्राप्त नहीं है। नियत अवधि रोजगार को वर्तमान में मान्यता प्राप्त नहीं दी गई है। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर सरासर गलती है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि नियोक्ताओं को श्रमिकों को गैर संपत्ति की गारंटी के साथ काम करने की अनुमति रखता है, काम पर रखने की अनुमति देता है। तो यह गलत है। यह संपत्ति के साथ भी की बात करता है, केवल कह रहा है कि गैर संपत्ति की गारंटी के साथ। तो यह गलत है। जो सेकंड नंबर है जो कि भारत में मान्यता प्राप्त नहीं है, या मान्यता दे दी गई है, रिक्वायर है कि मान्यता प्राप्त नहीं है, तो दूसरा नंबर भी गलत हो जाएगा। 1 और 2 दोनों गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020-21 से 24-25 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत खाद्यान्न के आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्यान्न के आवंटन के संदर्भ में विचार करना है। और क्या विचार करना है? तो दी गई अवधि के दौरान एनएफएसए के तहत खाद्यान्न के कुल आवंटन में लगातार बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई है। खाद्यान्न के कुल आवंटन में क्या देखी गई है? बढ़ती प्रवृत्ति। 2024-25 में आवंटन दी गई अवधि में पहली बार 55 मिलियन टन को पार कर दिया गया। 55 मिलियन टन को पार कर दिया है। तो अब कह रहा है कि 2024-25 में कितना जी? तो कह रहा है 55 मिलियन टन पार कर दिया है। ये तो एकदम सही है। फर्स्ट नंबर जो है खाद्यान्न के कुल आवंटन में लगातार बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई है, एकदम सही है, धीरे-धीरे बढ़ रहा है। पहले जो शुरू किया गया था एनएफएसए के रूप में 2013 में इसको जब अधिनियमित किया गया था, तो उस समय लगभग कितना था जी? लगभग 9 या फिर 10 मिलियन टन के आसपास ही केवल बाँटा जाता था। 9-10 भी नहीं, उससे भी कम ही बाँटा जाता था। और धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते जैसे ही कोरोना आया, क्या आया जी? तो कोविड आया। कोविड जैसे ही आया और इसने क्या कर दिया जी? तो इसके सबसे अधिक वितरण, मतलब जो खाद्यान्न का सर्वाधिक वितरण जो कहा जाए, वो 2020-21 और 21-22 में देखा गया था। 2020 से 22 अब तक कह सकते हैं, सर्वाधिक खाद्यान्न का सर्वाधिक वितरण इसी समय हुआ था। तो यहाँ पर ये जो है सबसे अधिक वितरण इस समय हुआ था, और यहाँ पर दे रहा है कि 2024-25 में 55 मिलियन टन को पार कर दिया, तो दूसरा नंबर सरासर गलती है। तो ऐसा नहीं है कि 55 मिलियन टन को पार कर दिया है। अभी कितना है जी? तो एक 2 नंबर गलत है, 1 नंबर सही है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी 54 मिलियन टन के आसपास पहुँचा हुआ है, मतलब 55 नहीं पार किया है, 54 मिलियन टन के आसपास पहुँच चुका है अभी। भारत में जो खाद्यान्न का वितरण होता है 54 मिलियन टन पहुँच चुका है, लेकिन 55 अभी पार नहीं किया है। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, माइनर अभी बाकी है, अब बढ़ जाए, जॉब अब बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मिसिंग मिडिल की समस्या क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में मिसिंग मिडिल। मिसिंग मिडिल किसको कहते हैं जी? तो यहाँ पर औद्योगिक वस्तु के उपभोग के लिए मध्यम वर्ग की उपस्थिति। तो यहाँ पर औद्योगिक वस्तु के उपभोग के लिए मध्यम वर्ग की अनुपस्थिति। भारत में मध्यम वर्ग नहीं है जी, ये कह रहा है कि नहीं है। और दूसरा नंबर कह रहा है विनिर्माण क्षेत्र में मध्यम आकार की फार्मों का अभाव। तो यहाँ पर जो है मिसिंग मिडिल का संबंध इसी से है। विनिर्माण में जैसे कि कपड़ा बनाना हुआ, विभिन्न प्रकार की जो भी अवसंरचनाओं बनाना हुआ, इन सभी के निर्माण में जो है भारत जो है सेवा क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सेवा क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उद्योग में भी बढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन उद्योग कैसा जी? तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ लग रही हैं। ये तो सबसे बड़ी कंपनी लग रही हैं, या फिर का सबसे छोटी-छोटी एकदम भुतिया-भुतिया कंपनी लग रही है, 5 आदमी 10 आदमी को काम मिले वाली। लेकिन जो इनका योगदान जो होता है ये काफ़ी कम होता है, लगभग 10% के आस-पास ही योगदान देते हैं ये बड़ी कंपनियाँ। रोज़गार में भी चाहे कहें तो अथी में भी, रोज़गार में मात्र 10% का योगदान देती हैं। और माइक्रो हैं जो कि ये छोटे-छोटे जो कंपनियाँ, ये क्या करती हैं? ये क्या कर सकती हैं जी? ये छोटे-छोटे 5 आदमी को, 2 आदमी को, 3 आदमी को ऐसे रख के काम करवाती हैं, तो ये भी ज़्यादा हैं, लेकिन रोज़गार नहीं दे पाते हैं।
लेकिन जो मध्यम आकार के जो फर्म होते हैं, जिसमें 100 आदमी, 150 आदमी एक साथ में काम करते हैं, इनकी संख्या बहुत कम है भारत में। और इस ऐसा माना जाता है कि मध्यम आकार के जब उद्योग आएँगे, इन पर तो नियंत्रण करना काफ़ी कठिन हो जाता है। इन पर नियंत्रण करना और भी कठिन है, काहे कि इनकी संख्या ज़्यादा है, तो इनकी संख्या कम है, लेकिन ये वित्तीय रूप से इतने मजबूत है कि सरकार को भी दबा देते हैं, सरकार को, प्रशासन को दबा लेते हैं। तो ज़्यादा नियंत्रण नहीं हो पाता है, तो मज़दूरों को ज़्यादा, मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उतना विकास नहीं हो पाता है। ये जो है, इनको गणना ही करना मुश्किल है। तो सबसे अच्छा माना जाता है कि मध्यम आकार के जब उद्योग लगे भारत को, किसी भी देश में, भारत ही नहीं, किसी भी देश में, तो उस पर नियंत्रण करना भी आसान होगा, रोज़गार भी देना आसान होगा और विकास में भी परम सहायक हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मध्यम आकार के चाहिए, और भारत में यही नहीं है, मिसिंग मिडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल जेहनपुरा। पुरातात्विक स्थल कौन-सा है जी? तो जेहनपुरा, जो हाल ही में 2000 साल पुराने बौद्ध स्तूपों और मठ परिसरों की खोज के लिए चर्चा में रहा। तो जेहनपुरा, जैसे ही पता चल जाए कि जेहनपुरा है वास्तव में कहाँ, तो यहाँ पर पता चल जाएगा। आंसर यहाँ पर दे रहा है कि गुजरात में है जेहनपुरा, या फिर जम्मू और कश्मीर में है, या फिर सिक्किम में है, या कर्नाटक में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर के बारामूला में। कहाँ पर है जी? तो बारामूला में है, जो कि बौद्ध स्थल है, जहाँ से होकर अशोक ने जो दूत भेजा था, दूत जो थे, वे जोहानपुरा में कुछ समय के लिए रुके हुए थे। तो यहाँ पर जेहनपुरा उसी समय से प्रसिद्ध हो चुका है। कुषाण काल, यहाँ पर जब यहाँ पर अशोक के समय तक केवल बौद्ध मठ बना था, जहाँ पर जाकर भिक्षु कुछ समय तक रुके थे। जो प्रचार करने के लिए जो गए थे कश्मीर से होकर पश्चिम एशिया और तिब्बत की तरफ, तो ये जाकर यहाँ पर कुछ समय तक रुके थे और मठ बनाकर आराम किया था, ताकि अपने आप को, शरीर को ढाल सके कि तिब्बत वाले क्षेत्र में जा सके। तो कुछ समय तक जहाँ पर मठ बनाया, वहीं जो जाकर कनिष्क के काल में या फिर कहीं कुषाणों के काल में काफ़ी समृद्ध हो गया। यहाँ पर कनिष्क ने भी अवसंरचनाओं का निर्माण करवाया। उनके दरबारियों ने भी निर्माण करवाया, यहाँ पर एक तरह से काफ़ी भव्य बना दिया इसको, जेहनपुरा को। तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है जेहनपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने वाले पहलों के संदर्भ में, एआई को बढ़ावा देने वाले पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पर विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है चित्रलेखा, उसके बाद से दे रहा है इंजीनियरिंग। चित्रलेखा कह रहा है कि चित्रलेखा का उद्देश्य क्या है जी? तो इंजीनियरिंग पुस्तकों के अनुवाद के लिए एआई टूल्स। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन का तरीका देख लेते हैं, ऑप्शन कैसा दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखने का कोई फ़ायदे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल 1, केवल 2, केवल सभी 3 और कोई भी नहीं दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट हम लोग अपना देख लेते हैं। यहाँ पर जो दे रहा है, चित्रलेखा इंजीनियरिंग पुस्तकों का एआई को अनुवाद करने का एआई टूल्स है। उसके बाद से सुवास, यहाँ पर न्यायिक आदेशों का एआई आधारित अनुवाद है, सुवास, जिसको सुभाष भी कहा जाता है, शुद्ध रूप में सुभाष में SUVAS होता है, तो हिंदी में करेंगे तो SUVAS जो होता है। तो इसको फुल फॉर्म निकालिएगा, तो आपको फुल फॉर्म जब याद हो जाएगा तो फटाक से इसका निकल ही जाएगा, ये पता ही चल जाएगा। अब इसके बाद से MCA 3.0 पोर्टल, यहाँ पर तेरा कंपनियों के लिए विनियामक फाइलिंग में सुगमता। तो यहाँ पर जो देखेंगे MCA 3.0 एकदम सही है। कंपनियों के लिए विनियामक फाइलिंग का ही काम करता है। दूसरा नंबर तेरा सुभाष, न्यायिक आदेशों का एआई आधारित अनुवाद है, तो एकदम सही है। सुभाष इनिशिएटिव है ही, जो मान लीजिए कि न्यायालय में क्या होता है जी, तो न्यायालय में अधिकांश जितने भी बड़े-बड़े न्यायालय हैं, या फिर चाहे उत्तर भारत के हो, चाहे दक्षिण के हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सब में न्यायालय के ऐसे फैसले किस में लिए जाते हैं जी? यहाँ पर इंग्लिश में लिए जाते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट हो, इंग्लिश में जो मुद्दे सुने भी जाते हैं, जो वकील अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं जज के सामने, वो इंग्लिश में होता है, जो फैसला दिया जाता है वो भी इंग्लिश में रखा जाता है। लेकिन इसके कारण आम जन इसको जान नहीं पाते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि जो इंग्लिश में फैसले होते हैं, उसी को हिंदी में अनुवाद कर देना, या फिर जिस भाषा में भी लोग चाहें, मतलब बाईसों भाषा में अनुवाद कर दें कि एआई अनुवाद टूल है। अब कोई व्यक्ति चाहता है कि इस मुद्दे पर कौन-सा फैसला आया, तो कहाँ लिखा गया, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायालय क्या करेगा, इंग्लिश में छाप देता है। इंग्लिश में लिख दिया गया। लेकिन ये जो एआई टूल है, इसको अनुवाद करके जिस भाषा में, चाहे कन्नड़ भाषा में ही क्यों ना अनुवाद करना हो उसको, ये अनुवाद करके दे देगा। और एमसीए तो बता ही दिए हैं कि एकदम सही है, तो 2 और 3 सही है, 1 गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है, भारत के आवक विप्रेषण के संदर्भ में विचार करना है। आवक विप्रेषण के संदर्भ में विचार करना, क्या विचार करना है जी? तो सही कथन को विचार कर लेना है आवक विप्रेषण के संदर्भ में। यहाँ पर दे रहा, भारत दुनिया में आवक विप्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। भारत दुनिया में आवक विप्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है जी। उसके बाद से वित्तीय वर्ष 2024 में और संयुक्त अरब अमीरात भारत की आवक विप्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत है। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर पे एकदम सही है। भारत आवक विप्रेषण, जिसको रेमिटेंस बोलते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता एकदम सही है। 100 अरब डॉलर से अधिक प्राप्त करने लगा है भारत। और यहाँ पर दे रहा 2024 में यूएई भारत का सबसे बड़ा स्रोत रहा, मतलब कि रेमिटेंस लेने वाला। तो यहाँ पर जो 1 नंबर तो एकदम सही है, लेकिन दूसरा नंबर जो है गलत हो जाता है। क्योंकि दूसरा नंबर जो सर्वाधिक आवक विप्रेषण जो प्राप्त हो रहा है भारत को, तो यहाँ पर भारत को कितना यहाँ पर अमेरिका से होता है सर्वाधिक विप्रेषण, यूएसए से। पहले यूएई से होता था, काफ़ी पहले का आंकड़ा है जिसमें यूएई से होता था, लेकिन अब जो है सर्वाधिक आवक विप्रेषण या फिर रेमिटेंस कहें, वो जो है यूएसए से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। विशेषताओं पर विचार कर लेते हैं, कैसा विचार करना है? तो उपयुक्त में से
कौन से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको टीपीडीएस के तहत सुधारों के घटक हैं, टीपीडीएस के सुधारों के घटक हैं, केवल 1 और 3, 2 और 3 ऐसे करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये तीनों के तीनों सही है। ईपीओएस उपकरणों के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होता है। राज्यों के बीच राशन कार्डों का पोर्टेबिलिटी है और चुनिंदा केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सब्सिडी का नकद हस्तांतरण। तो तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उपज विपणन समिति के संदर्भ में विचार करना है। कृषि उपज विपणन समिति के संदर्भ में जिसको एपीएमसी कहते हैं कि विचार करना है। क्या विचार करना है? एपीएमसी का गठन जो है केंद्र सरकार द्वारा कृषि उपज विपणन अधिनियम 1963 के अंतर्गत किया गया जाता है। कृषि उपज विपणन अधिनियम 1963 के अंतर्गत उसके बाद से दे रहा है कि एपीएमसी मंडियों में किसानों को अनिवार्य रूप से अपनी उपज केवल मंडी के भीतर लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को ही बेचनी होती है। यहाँ पर तो अब थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर जो है यहाँ पर दे रहा है कि एपीएमसी प्रणाली भारत के सभी राज्यों में कृषि बाजार से संबंधित एक समान विनियमों को सुनिश्चित करती है। तो क्या एक समान विनियमों से चलती है यार? यहाँ पर दे रहा है कौन सा कथन सही है, तो सही कथन का चयन करना है और यहाँ पर ऑप्शन का तरीका केवल एक, केवल दो, सभी तीन कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है एपीएमसी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जब देखते हैं तो ये कह रहा है कि इसका गठन जो है कृषि उपज विपणन अधिनियम 1963 के अंतर्गत किया गया है जी। तो यह एकदम सरासर गलती है क्योंकि इसका गठन 1963 के तहत नहीं किया गया है। और इसके बाद से है इसको टीपीडी इसको जो है 1961 के तहत इसका अधिनियम का नाम क्या था जी? ये जो है सबसे पहले 1961 में एपीएमसी के लिए सबसे पहले पहल किसने की थी जी? तो पंजाब ने। पंजाब ने अपना एपीएमसी एक्ट बनाया था। पंजाब ने सबसे पहले बनाया था, उसके बाद से बनाया था 1963 में महाराष्ट्र ने बना दिया। महाराष्ट्र ने कब बनाया था जी? तो 1963 में बना दिया। यहाँ पर अलग-अलग राज्यों ने देखा जा रहा है कि अलग-अलग राज्यों ने अलग-अलग समय पर बनाया था। ना कि ये केंद्रीय कानून के तहत, मतलब कि ये सभी राज्यों में अलग-अलग समय में अलग-अलग कानूनों के तहत बना है, ना कि एक समय बना है। यहाँ पर जो है कह रहा है कि 1963 के तहत नहीं है और 1963 के तहत नहीं बल्कि अलग-अलग राज्यों द्वारा अलग-अलग समय में बनाया गया था। तो 1 नंबर गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर दे रहा है कि मंडियों में किसानों को अनिवार्य रूप से अपनी उपज केवल मंडी के भीतर व्यापारियों को बेचनी होती है। तो बताइए, अनिवार्यता डाल दिए तो किसानों को तो बाँधने के बराबर हो जाएगा। तो परतंत्र करने के बराबर हो जाएगा, तो दूसरा नंबर गलत है। थर्ड नंबर जो है एकदम देख लेते हैं हम लोग। एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू मार्केट कमेटी जो है, यह भारत में सभी राज्यों में कृषि बाजार से संबंधित एक समान विनियमों से इसको सुनिश्चित करती है। तो अभी तो बताए थे कि 1961 में पंजाब में बना, 1963 में महाराष्ट्र में बना, इसी तरह से अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय में बना है। तो एक नियम कैसे आएगा? यहाँ पर थर्ड नंबर भी गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर भी गलत है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 के सुधारों के संदर्भ में रुपए का अवमूल्यन मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया गया था? रुपए का जो अवमूल्यन है किस उद्देश्य से किया गया था? जी, तो यहाँ पर दे रहा है भारतीय निर्यात को सस्ता बनाने और आयात को महँगा करने के लिए। निर्यात को सस्ता कर देना, जबकि आयात को महँगा करना। और इसके बाद से है सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करना। सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करना। तो और यहाँ पर जो है आगे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रुपए का अवमूल्यन से मतलब कि अवमूल्यन, 2 शब्द से मिलकर बना। अव मतलब कमी और मूल्यन मतलब कि मूल्य में कमी। यहाँ पर निर्यात को सस्ता बनाता है और आयात को महँगा कर देता है यह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यही हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आयात जो है सस्ता कर देना और निर्यात को महँगा कर देना। सॉरी, निर्यात को सस्ता और आयात को महँगा कर देना। क्योंकि अब इसको समझने के लिए इसको समझना ज़रूरी है। तो अवमूल्यन से क्या होता है जी? तो रुपए का मूल्य घटा देना। अर्थात $1 को ही अगर यूनिट मान लें, $1 में पहले जो मिलता था, मान लीजिए कि ₹100 मिल जाता था, चाहे ₹90 रख लीजिए, ₹90 मिल जाता था $1 में। लेकिन जब अवमूल्यन किया गया तो क्या किया गया? ₹100 में ₹1 $1 में कितना मिल जाएगा? तो ₹100। ये क्या हुआ? रुपए का दाम गिर गया। अब क्या करेंगे? जब हम लोग निर्यात करेंगे तो इससे क्या होगा जी? तो हम लोग का जो विदेश में हम लोग जब निर्यात करेंगे तो ज़्यादा वस्तु बेच सकेंगे। क्यों? क्योंकि अब जो है ₹90 में, सॉरी, यहाँ पर जो ₹100 का सामान अब $1 में बेच लेंगे, ये सस्ता हो जाएगा। लेकिन आयात जो है इससे महँगा हो जाएगा। ऐसे कि मान लीजिए कि $1 का पहले सामान मँगाते थे तो ₹90 मिल जाता था। लेकिन अब $1 का अगर सामान मँगाना है तो अब ₹100 में देना पड़ेगा भारत से। तो इसीलिए इससे आयात जो है महँगा हो जाता है, जबकि निर्यात सस्ता हो जाता है। यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। इससे विकास की गति भी बढ़ती है, लेकिन नियत मात्रा में हो तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और क्या विचार करना है जी? तो सही विचार करना है। और यहाँ पर केवल ऑप्शन का तरीका केवल 1, केवल 2 ऐसे करके दिया हुआ है। केवल 3 और सभी 4 ऐसे करके शायद दिया हुआ, देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन। हाँ, वही दिया ही है। यहाँ पर दे रहा है मकर संक्रांति, सॉरी, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है पारंपरिक फसल कटाई उत्सव। फसल कटाई उत्सव यहाँ पर दे रहा है राज्य। यहाँ पर दे रहा है मकर संक्रांति महाराष्ट्र में मनाया जाता है। क्या मकर संक्रांति जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है जी? इसको ध्यान रखिएगा। पोंगल कर रहा है तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु। माघ बिहू असम। लोहड़ी
कह रहा है गुजरात। तो यहाँ पर जो है मकर संक्रांति जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है, एकदम सही है। मकर संक्रांति तो पूरे उत्तर बिहार में भी मनाया जाता है, बिहार, यूपी में देख लीजिए, यहाँ पर भी मकर संक्रांति मनाया जाता है जिसमें लाई बनाता है। और इसके बाद से पोंगल, पोंगल तमिलनाडु में है, एकदम तमिलनाडु में है। उसके बाद से माघ बिहू असम में, लेकिन जो लोहड़ी है ये जो है पंजाब में होता है, लोहड़ी जो है पंजाब में, ना कि गुजरात में। तो 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? सी सही हो जाएगा, केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार की कंपनियों पर विचार कीजिए। कंपनियों पर विचार करना है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसको सीएसआर कहते हैं, से संबंधित प्रावधान उपर्युक्त में से किन कंपनियों पर लागू होते हैं? कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सीएसआर से संबंधित जो प्रावधान है किन कंपनियों पर लागू होते हैं जी? तो यहाँ पर जो दे रहा है कि अब देख लेते हैं कौन-कौन सी कंपनी पर लागू होते हैं जी। यहाँ पर दे रहा है गैर सूचित सार्वजनिक कंपनी, सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी, गैर सूचीबद्ध निजी कंपनी, या फिर सूचीबद्ध निजी निजी कंपनी। यहाँ पर जो है ये सभी के सभी हर प्रकार की कंपनियों पर सीएसआर का उत्तरदायित्व लागू हो जाता है। सीएसआर किसको कहते हैं जी? तो सीएसआर को समझ लेते हैं, कारपोरेट क्षेत्र जो लाभ प्राप्त करते हैं उसका 2% हिस्सा किसको देना है जी? तो टैक्स तो देते मतलब 2% जितना भी उनको शुद्ध लाभ हो जाता है, उसका 2% हिस्सा जाकर निम्न वर्ग, मतलब कि जितना भी समाज कल्याण का है, देश कल्याण से जुड़े हुए योजनाओं में खर्च करते हैं। जैसे कि विद्यालय बनवा देना, या फिर हॉस्पिटल बनवा देना, फिर मुफ्त में इलाज करा देना लोगों का, मुफ्त में दवाई बाँटना, मुफ्त में भोजन बाँटना, या फिर कोई अन्य ऐसा गतिविधि जो कि बिना लाभ के संचालित हो रहा हो, उसको करवाने का काम करता है यह सीएसआर जो है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो दे रहा है कि गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जो है, यहाँ पर सभी के सभी प्रकार की कंपनियों पर लागू होता है, चाहे कोई भी कंपनी हो, आके तुरंत बैठ जाओ, तुरंत उसका, लेकिन कारोबार का अथी रहता है, लिमिटेशन रहता है कि किसको देना है, जो जिसकी नेट वर्थ जो है 5 करोड़ प्लस का हो, सॉरी 500 करोड़ का प्लस का हो जिसका नेट वर्थ, और जो 1000 करोड़ का टर्नओवर रखता हो, 1000 करोड़ का टर्नओवर रखता हो, और 5 करोड़ का लाभ कमाता हो, लाभ जो कमाता है, ये जो जो भी पूरा कर देगा, चाहे वह सार्वजनिक कंपनी हो, चाहे सूचीबद्ध कंपनी हो, चाहे गैर सूचीबद्ध हो, चाहे या सूचीबद्ध निजी कंपनी हो, सब पर जो भी हो, सब पर 2% देना पड़ता है, जो लाभ होता है उसका। तो यहाँ पर 3 गो सही, चारों के चारों सही हैं, तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा स्विस चैलेंज किस प्रसंग से संबंधित है? स्विस चैलेंज किस प्रसंग से संबंधित है? यहाँ पर दे रहा है स्थायी शहरी परिवहन समाधान प्रदान करने के लिए वैश्विक पहल से, स्थायी शहरी परिवहन समाधान प्रदान करने के लिए वैश्विक पहल से जुड़ा हुआ है जी। उसके बाद से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए G20 देशों की पहल, G20 देशों की पहल से है। यहाँ पर जो है, और उसके बाद से पीपीपी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाला तंत्र है। यहाँ पर स्विस चैनल का प्रत्यक्ष संबंध जो है पीपीपी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने का तंत्र है। जो पीपीपी को पहले समझाए हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होता है, इसमें क्या कहता है, सरकार कोई परियोजना लाती है, कल भी बताए थे कि 100 किलोमीटर का रोड बनाना है, 100 किलोमीटर का रोड बनाना है, तो सरकार क्या करती है, एक जगह पर मंच पर आती है, मान लीजिए कि ताज होटल में चले गई, कहाँ पर भी, तो ताज होटल में चली गई, वहाँ पर बैठ गई, यहाँ पर सरकार, और नीचे बैठ गए विभिन्न प्रकार की कंपनियां, यहाँ पर बोली लगाई जाती है कि ये काम मिलेगा इतना छूट पर, इतना रुपया में, इतना सब, मान लीजिए कि ये कहेगी, सरकार कहेगी कि हम 5 करोड़ में देना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को, तो कोई कंपनी कहेगा कि चलिए हम 5 करोड़ में नहीं, 4.5 करोड़ में कर देंगे। कोई कंपनी बोलेगा कि हम 3.5 करोड़ में कर देंगे, कोई बोलेगा 2.5 करोड़ में कर देंगे, कोई बोलेगा 2 करोड़ में कर देंगे। और जो बोलेगा सबसे कम, मान लीजिए कि 2 करोड़ से नीचे कोई नहीं बोल सका कि 100 किलोमीटर रोड हम 2 करोड़ में बना देंगे, तो ये 2 करोड़ वाला जो बोलेगा उसी को यह टेंडर मिल जाता है। तो यह भी एक स्विस चैनल के तहत काम करता है, बदला भी जा सकता है। बीच में अगर पलथा पलट दिया तो बाप रे बाप, 100 किलोमीटर रोड और केवल 2 करोड़ में ना बनेगा। पलथा पलट दिया तो उसको स्विस चैनल के तहत पुनः से दूसरे को भी स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसने, मान लीजिए जिसने 3 करोड़ बोला है, तो उसको वह जो है आकर काम कर सकता है। यहाँ पर स्विस चैनल इसी को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा हाल ही में सुर्खियों में रहे पद योटा D1 का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? योटा D1 का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है, यहाँ पर दे रहा है नेशनल राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको NIUT बोलते हैं, द्वारा विकसित गहरे समुद्र में अन्वेषण हेतु वाहन, गहरे समुद्र में अन्वेषण वाहन, इसके बाद से भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर, प्रथम हाइपर स्केल डेटा सेंटर, उसके बाद से फिर AI के लिए नियामक सैंडबॉक्स, उसके बाद से कृषि उपयोग हेतु भारत का पहला स्वदेशी 5G सक्षम ड्रोन, 5G सक्षम ड्रोन जो है, यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है योटा D1। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये जो डेटा सेंटर है कितना क्षमता कर सकता है जी? तो 300 प्लस मेगावाट का क्षमता का ही होगा ये। यह 300 मेगावाट का अब तक का सबसे बड़ा यह डेटा सेंटर हो जाएगा। 350 प्लस ही है, 350 मेगावाट जो अब तक हम लोग उपयोग करते आ रहे थे, लगभग 250 के आसपास हम लोग का मेगावाट का डेटा सेंटर था, लेकिन अब जो है 350 मेगावाट का, एक तरह से इसको अब यहाँ पर तो समझाना मुश्किल है कि मेगावाट का, एक तरह से कहिए कि एक ऐसा डेटा सेंटर जो 350 मेगावाट जो है, मेगावाट, सॉरी एमजी लिख दिया है, मेगावाट विद्युत का खपत कर लेता है।
एक ऐसा बैटरी जो कि 350 मेगावाट विद्युत का क्षमता का उपभोग कर लेता है, इसे भी कह सकते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? डेटा सेंटर। बहुत बड़ा है, भारत का पहला अभी बन रहा है, हाइपर स्केल डेटा सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्योंकि भारत में अभी तक कोई बड़ा डेटा सेंटर नहीं था और ये अधिकांश कंपनियाँ अपने भारत के डेटा कहाँ लेकर चली जाती हैं जी, तो अमेरिका और अन्य देशों में, यूरोपीय देशों में, इसीलिए भारत में बड़ा सा डेटा सेंटर लग रहा है, वो भी आंध्र प्रदेश में। अब देख लेते हैं 72 नंबर, कौन सा प्रायः सुर्खियों में रहने वाले ओसिरिस रेक्स का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? ओसिरिस रेक्स का वर्णन है, एक मानव युक्त मिशन जिसका उद्देश्य किसी क्षुद्र ग्रह पर मनुष्य को उतारना है। क्षुद्र ग्रह पर मनुष्य को उतारना है जी। उसके बाद से क्षुद्र ग्रह के नमूने एकत्र करके उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने हेतु अमेरिका का पहला मिशन है। तो यहाँ पर जो देखेंगे, यहाँ पर ओसिरिस रेक्स जो है, इसका संबंध जो है आप लोग यहाँ पर अभी आगे आप लोग का पढ़ने का काम है, अगर हिम्मत है तो आगे देख लीजिए। यहाँ पर नेपच्यून के पार से उत्पन्न होने वाले धूमकेतु के अध्ययन हेतु प्रक्षेपण, अंतरिक्ष प्रोब है, या फिर मंगल ग्रह के नमूने वापस लाने के उद्देश्य से संचालित रोबोट क्विक मिशन है। तो यहाँ पर जो है यही वोयेजर है, ये वोयेजर का काम है, ना कि ये ओसिरिस रेक्स का। तो यहाँ पर क्षुद्र ग्रह के अध्ययन से जुड़ा हुआ है ओसिरिस रेक्स, अमेरिका का पहला मिशन है। यहाँ पर यह जो है अपना जो नमूना है क्षुद्र ग्रह से ला चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी राज्य वित्त रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीएजे द्वारा जो जारी किया जाता है राज्य वित्त रिपोर्ट के संदर्भ में क्या-क्या कहा गया है कि इसके संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। और सही कथन में कौन-कौन से केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो यहाँ पर जो देखेंगे, यहाँ पर सही आंसर जो होगा, और आप पढ़ लेते हैं इसको। यहाँ पर दे रहा है वित्त वर्ष 2021 से राज्यों के बकाया सार्वजनिक ऋण में लगातार वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई है। अर्थात जो राज्य ऋण लेते हैं उसमें वृद्धि हो रही है, ये कह रहा है। और उसके बाद से है पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्यों का ऋण लगातार उसकी जीएसडीपी के 25% से अधिक रहा है। राज्यों का ऋण लगातार जो है जीएसडीपी के 25% से अधिक रहा है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर गलत है, 25% नहीं पहुँचा है राज्यों का ऋण। यहाँ पर एक नंबर तो एकदम सही है, वर्ष दर बढ़ते जा रहा है। सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 3% से अधिक ऋण नहीं लेना आपने जीएसडीपी का, लेकिन अब जो है कई सारे राज्य जो हैं इसकी सीमा को पार कर चुके हैं। लगभग कोई सारे राज्य जो हैं 10% या फिर 15% तक अपना ऋण जीडीपी सीमा पहुँचा, मतलब कि ऋण के जीएसडीपी सीमा के पार कर चुके हैं। जैसे कि पंजाब को ही ले लीजिए, पंजाब में, उसके बाद से तमिलनाडु भी कुछ ऐसा ही है। तो बहुत सारे राज्य, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि ऋण में अभी भी कम लिया है ऋण बिहार ने। तो यहाँ पर एक बात यह ध्यान रखिएगा कि बिहार ने ऋण कम क्यों लिया है, क्योंकि ऋण देने वाला बिहार को कोई देखता ही नहीं है। ये भी लॉजिक लग सकता है कि बिहार को ऋण देने वाला ही नहीं मिलता है। अब कोई भी सोचता है कि अगर जाएँगे, पैसा डूब गया तो क्या करेंगे, कि समुद्र का रास्ता तो है नहीं, ये है नहीं, वो है नहीं, राजनीति भी वैसे ही चलती है, तो इसीलिए बिहार में ऋण ही कोई देना नहीं चाहता है। इसीलिए थोड़ा-सा बिहार ऋण के मामले में बचा हुआ है, अन्य राज्य तो आगे टॉपर हैं ऋण लेने में। भारत में पर्यटन क्षेत्र के संदर्भ में विचार करना, पर्यटन क्षेत्र के संदर्भ में विचार करना। यहाँ पर भारत में पर्यटन क्षेत्र का योगदान जो है, भारत की जीडीपी का लगभग 10% से अधिक है। भारत की जीडीपी का 10% से अधिक है जी, भारत का में पर्यटन क्षेत्र। और इसके बाद से पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु भारत ने 100 से अधिक देशों के नागरिकों को ई-वीज़ा की सुविधा प्रदान की है। 100 से अधिक देशों के नागरिकों को ई-वीज़ा की सुविधा प्रदान की है जी। और उसके बाद से है निधि प्लस, या फिर निधि प्लस के पहल का उद्देश्य जो है पर्यटन क्षेत्र में डिजिटलीकरण को सुगम बनाना तथा व्यावसायिक सुगमता को बढ़ावा देना है, व्यावसायिक सुगमता को बढ़ावा देना है जी। तो यहाँ पर जब देखते हैं, और ऑप्शन का तरीका क्या है? वही है कि केवल 1, केवल 2, केवल 3 ऐसा करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक नंबर जो दे रहा है कि भारत में पर्यटन क्षेत्र का योगदान भारत के जीडीपी में 10% से अधिक है। तो वाह रे वाह! इतना जब हो जाए तो बातें नहीं होगा, लेकिन भारत जो है अभी 10%, मालदीव का कह सकते हैं, मालदीव जैसे छोटे-छोटे देश है, श्रीलंका है, मालदीव है, जो द्वीपीय देश है, इनकी जीडीपी छोटी-छोटी है, फिर भी अधिकांश योगदान जो है 50-50%, मालदीव के तो आय का कुल आय का 50% प्लस केवल पर्यटन से आता है। केवल पर्यटन से 50% से भी ज़्यादा आता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अभी 10% का लक्ष्य रखा है भारत ने। अभी 5% है, लेकिन भारत ने पर्यटन नीति में क्या लक्ष्य रखा है? 10% पहुँचाना है जल्दी से जल्दी 2030 तक। दूसरा नंबर, प्रोत्साहन हेतु भारत ने 100 से अधिक देशों के नागरिकों को ई-वीज़ा की सुविधा प्रदान की, एकदम सही है। कहती है सरकार कि आइए हमारे यहाँ पर्यटन कीजिए और इसके लिए हम ई-वीज़ा देंगे। जैसे मोबाइल से ऑनलाइन करके वीज़ा ले लेना। तो यहाँ पर अब थर्ड नंबर है, निधि प्लस का उद्देश्य जो है पर्यटन क्षेत्र में डिजिटलीकरण को सुगम बनाना तथा व्यावसायिक सुगमता को बढ़ावा देना। तो एकदम तीसरा नंबर भी सही है, 2 और 3 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः सुर्खियों में रहने वाले मॉडल रियासत समझौता का मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में उपयोग किया जाता है?
रियासत समझौते को किसके संदर्भ में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दे रहा है देशों के बीच दोहरा कर परिहार समझौता। क्या जी? तो दोहरा कर परिहार समझौता। उसके बाद संरचना के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी। तो भारत में एफडीआई को विनियमित करना, एफडीआई को विनियमित करना। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यहाँ पर जो है रियायत समझौते को किसके संदर्भ में उपयोग किया जाता है जी? तो यहाँ पर जो है पीपीपी का जो है विकास के लिए और संरचना के विकास के लिए पीपीपी का उपयोग करना ही एमसीए के तहत काम किया जाता है। पीपीपी का एक भाग है एमसीए। यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेवेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और विचार कैसा करना है जी? तो सही कथन पर विचार कर लेना है। यहाँ पर विचार कैसा करना है? तो सही। और इसके बाद से दे रहा है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर दे रहा है कि नाम मात्र प्रीमियम मात्रा के आधार पर भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा बीमा बाजार है। भारत जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा बीमा बाजार है जी। इसके बाद से भारत का बीमा घनत्व विश्व की औसत से काफी कम है। यहाँ पर दूसरा नंबर एकदम सही है कि जो अमेरिका में देखिए आप लोग को वहाँ के लगभग 70% लोग जो है बीमा से बीमाकृत है, मतलब कि उनको बीमा है। अगर कार एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे कोई आपदा आ जाती है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर अपंगता आ जाती है, तो उसका रिकवर जो है बैंक या फिर बीमाकृत बैंकों द्वारा कर दिया जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तो अभी 2.7 अभी 10% से भी कम ऐसे लोग हैं, लगभग 2 या 3% ऐसे लोग हैं जो अभी तक बीमा पॉलिसी लिए हुए हैं। यहाँ पर 2 से 3% ही लोग हैं जो कि बीमा पॉलिसी लिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो कर चौथा सबसे बड़ा बाजार है, तो चौथा कैसे हो जाएगा जब 2% ही लोग बीमाकृत हैं? तो यह तो अन्य देशों की तुलना में काफी पिछड़ा हो जाएगा जी। यहाँ पर दूसरा नंबर, एक नंबर गलत है, दूसरा नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किन कृषि एवं बागवानी फसलों के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है? किन कृषि एवं बागवानी फसलों के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है? और ये प्रथम स्थान पर क्या चुनना है जी? तो सही कथन का चयन करना है। भारत विश्व स्थान पर यहाँ पर दे रहा है केला। भारत केला के उत्पादन में, यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए। एक भी हम लोग को मिल जाएगा, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड दिखाई दे रहा है, अर्थात एक भी क्वेश्चन हम लोग को गलत मिल गया तो हम लोग क्वेश्चन के आंसर के आसपास पहुंच जाएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं भारत किसमें अग्रणी है? जैसे केला में एकदम है, भारत जो है केला में अग्रणी है, दलहन में भी अग्रणी है, सबसे बड़ा उत्पादकों में दोनों में है। लेकिन जो गेहूं दे रहा है तो गेहूं में भारत है जी, गेहूं में चीन है, तो इसीलिए यह गलत है। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर गलत है, 3 नंबर गलत, 3 नंबर गलत, 3 नंबर गलत। आंसर आ गया 1, 2 और 5। आम में भी अग्रणी है, गन्ना में ब्राजील आगे है। यहाँ पर 1, 2, 5 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। यही तो लाभ है हम लोग का किस चीज का जी? अब देख लेते हैं। अमन, औश और बोरो शब्द प्रायः किस संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं? अमन, औश और बोरो किस संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं? तो यहाँ पर जो दे रहा है कि चोल साम्राज्य के अंतर्गत जल कराधान की प्राचीन प्रणालियां हैं। इसका से भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के मौसमी चक्र है। यह अमन, औश और बोरो जो बात की जाए, इसका पश्चिम बंगाल के रेशम उद्योग में प्रयुक्त पारंपरिक बुनाई प्रतिरूप है, या फिर हिमालय क्षेत्र में मृदा संरक्षण की स्वदेशी विधियां हैं। अमन, औश और बोरो। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि धान की खेती की मौसमी चक्र है। अमन किसको कहते हैं जी? अमन जो है गर्मी के दिनों में बोया जाता है, सॉरी, जो बरसात के दिनों में बोया जाता है उसी को उसको क्या कहते हैं? जो बरसात के दिनों में जून जुलाई में जो बोया जाता है, जून में बोया जाता है या फिर जुलाई में, तो उसको अमन कहते हैं। और किसको किसको बोलते हैं जी? जिसको नवंबर में बोया जाता है, सॉरी नवंबर, हाँ, ये जब अक्टूबर में कट जाता है तो नवंबर में जो बोया जाता है उसको औस कहते हैं। और यहाँ पर जो मार्च महीने में गर्मी के दिनों में, मूल रूप से गर्मी के दिनों में बोया जाता है, उसको बोरो कहते हैं। यहाँ पर धान की खेती के चक्र है। ये पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में ये जो है तीनों धान की खेती है। यहाँ पर उत्तर भारत में बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश देखिएगा तो यहाँ पर क्या होता है, ये केवल जो होता है ये अमन वाले धान की खेती होती है। लेकिन औस और बोरो जो है यह जो है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हवाई अड्डों की स्थापना के संदर्भ में विचार करना। हवाई अड्डों की स्थापना के संदर्भ में विचार करना, कैसा विचार करना है? तो सही कथन पर विचार कर लेना हवाई अड्डों के संदर्भ में। यहाँ पर तेरा भारतीय विमानन प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। विमानन प्राधिकरण जो है एक सांविधिक निकाय है जी। इस पर हवाई अड्डे की स्थापना के लिए लाइसेंस देने का एकमात्र अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तो यहाँ पर जो है एकमात्र अधिकार केंद्र सरकार के पास हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है विकसित एवं विकासशील देशों का निर्धारण करने का मापदंड। विकसित और विकासशील देशों का निर्धारण करने का मापदंड। उसके बाद से नेशनल ट्रीटमेंट का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत देशों को
विदेशी वस्तुओं एवं सेवाओं के साथ घरेलू वस्तुओं एवं सेवाओं के समान व्यवहार करना होता है। तो इनके साथ व्यवहार किया जाएगा जी। तो इसके बाद से है यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन का तरीका देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन का तरीका देखेंगे, यहाँ पर किस संदर्भ में पूछा जाए, कौन-सा जो है विश्व व्यापार संगठन, कौन-सा विषय जो है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो डब्ल्यूटीओ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वालों में यहाँ पर केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1, 2, 3, केवल 3। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर जब हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाएँगे तो देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि विकसित एवं विकासशील देशों का निर्धारण करने का मापदंड है, तो यह जो है सरासर गलती है। यहाँ पर विकसित की बात नहीं, विकासशील देशों के विकास के मानदंड को यह काम करता है। तो यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ नहीं है यह जो एमएफएन का दर्जा जो मिलता है उससे व्यापार से जुड़ा काम करता है यह। यहाँ पर विकसित और विकासशीलों के संदर्भ में नहीं काम करता है यह इसका समग्र कार्य है। तो यहाँ पर 1 नंबर गलत है। अब देखिए यहाँ पर 1 नंबर गलत, 1 नंबर गलत। अब यहाँ पर 3 नंबर तो एसेंशियल हो चुका है कि एकदम सही है। अब देख लेना कि 2 नंबर सही है या फिर गलती। यहाँ पर दे रहा है नेशनल ट्रीटमेंट का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत देशों को विदेशी वस्तुएँ एवं सेवाओं के साथ घरेलू वस्तुएँ एवं सेवाओं के समान व्यवहार करना होता है। तो एकदम सही है, दूसरा नंबर एकदम सही है। तो यहाँ पर 81 का बी सही है, 2 भी सही है, तो 2 और 3 दोनों सही हो तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में शुरू किया गया वाइब्रेंट कार्यक्रम मुख्य रूप से भारत के कॉर्पोरेट इकोसिस्टम की निम्नलिखित में से किस उभरती आवश्यकता को संबोधित करने का प्रयास करता है? तो वाइब्रेंट कौन-सी आवश्यकता को दिखाने का प्रयास करता है? यहाँ पर दे रहा है कॉर्पोरेट कर चोरी पर नियंत्रण सुनिश्चित करना। कर चोरी पर नियंत्रण सुनिश्चित करने से जुड़ा हुआ है जी, या फिर ऐसे पेशेवरों को तैयार करना जो व्यावसायिक निर्णय निर्माण को स्थिरता, ईएसजी तथा सार्वजनिक प्रभाव से एकीकृत कर सकें। उसके बाद से है हरित प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्टअप इंक्यूबेशन और नवाचार वित्तपोषण को बढ़ावा देना। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसे पेशेवर को तैयार करना जो व्यावसायिक निर्णय निर्माण को स्थिर, ईएसजी तथा सामाजिक प्रभाव से एकीकृत कर सकें। यहाँ पर ये बहुत लंबा क्वेश्चन है यह, इसको ध्यान रखना है कि वाइब्रेंट का संबंध जो है, एक तो वाइब्रेंट भी है, एक वाइब्रेंट VIBRANT मतलब कि जो होता है, किसके लिए शुरू किया गया था? ये तो चीन की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, चीन से जो जितने भी क्षेत्र भारत के लगते हैं उनकी रक्षा के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया गया। VVP जिसको बोलते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, लेकिन यह जो है वाइब्रेंट है, तो वाइब्रेंट जो है यह व्यावसायिक निर्णय निर्माण को के लिए यह है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर दे रहा है भारतीय के संदर्भ में निजीकरण के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा से रणनीतिक विनिवेश का सर्वोत्तम परिभाषित है? रणनीतिक विनिवेश, तो यहाँ पर दे रहा है किसी सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम की अल्पांश हिस्सेदारी को आम जनता को बेचना, जबकि प्रबंधन नियंत्रण सरकार के पास ही बना रहे। प्रबंधन नियंत्रण सरकार के पास ही बना रहे जी। उसके बाद से दे रहा है कि सरकार की हिस्सेदारी का एक बड़ा भाग 50% या प्लस किसी निजी इकाई को बेचना, जिसके साथ प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण भी शामिल है। यहाँ पर आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। निर्यात तात्पर्यता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो निर्यात तात्पर्यता सूचकांक जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, या फिर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, या फिर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा, या फिर नीति आयोग द्वारा। यहाँ पर जो है जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है निर्यात तत्परता सूचकांक। अब देख लेते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन का है जी, 85 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य सर्वप्रथम गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करना था? पहले क्या कहा गया था? गरीबी हटाओ, और तब कहा गया कि आत्मनिर्भर हो जाओ। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो यहाँ पर मेरा प्रथम, द्वितीय, पंचम, सप्तमी। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि हम लोग को गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर बनाओ। इंदिरा गांधी थी उस समय प्रधानमंत्री, उन्होंने उन्हीं के कार्यकाल में लाया गया था। 86 नंबर क्वेश्चन, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अंतरण भुगतानों में शामिल है? यहाँ है अंतरण भुगतानों में कौन से शामिल है? यहाँ पर तेरा विदेशी सरकारों से वस्तु के रूप में प्राप्त सहायता, विदेशी सरकारों से वस्तु के रूप में प्राप्त सहायता, या फिर विप्रेषण, अप्रवासी जमाई, धार्मिक संस्थाओं को दिया गया अंशदान और दान। तो यहाँ पर जो है और का चयन करना है जी, का सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है, अर्थात हम लोग को जहाँ पर गलत मिल जाएगा तो हम लोग का आंसर फटाक से निकल जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो दे रहा है कि अप्रवासी जमाएँ भी बीओपी में शामिल की जाती हैं जी। यहाँ पर सब ये सभी तो शामिल किए जाते हैं। वस्तु के रूप में सहायता प्राप्त, या फिर विप्रेषण, या फिर धार्मिक संस्थाओं को दिया गया अंशदान। लेकिन जो होता है
अप्रवासी जो जमाएँ होती है अर्थात जो भारत के नागरिक नहीं है लेकिन भारत की ओरिजिन के आईपीओ हैं या सॉरी करें आईपीओ नहीं पीआईओ हैं या फिर ओसीआई जो हैं या फिर कहें तो भारत के ही नागरिक हैं, विदेशों में रहने लगते हैं, तो वैसे नागरिक जो भारत के बैंकों में जमा करते हैं, उनको अप्रवासी जमा कहते हैं। तो अप्रवासी जमाएँ जो होती है, भुगतान संतुलन में शामिल नहीं की जाती हैं। तो तीसरा नंबर गलत है, तीसरा नंबर गलत देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 गलत, यहाँ पर 1 और 2, 1, 2, 4 1, 2 तो कन्फर्म हो गया, चौथा नंबर केवल देख लेना है। धार्मिक संस्थाओं को दिया गया अंशदान एकदम सही है। धार्मिक संस्था को जो अनुदान दिया था, वो भी तो किसी न किसी भारतीय उपयोग में ही उपयोग कर देते हैं। यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन है मोदिनी। मेदिनी, रोहिलखंडी और मेलघाटी। मेदिनी, रोहिलखंडी, मेलघाटी सुर्खियों में रहा है। क्यों रहा है जी? तो यहाँ पर जो है रेड लिस्ट में हाल ही में शामिल की गई संकटग्रस्त पक्षी प्रजाति को रेड लिस्ट में शामिल किया गया है जी। या फिर भारत में नए पंजीकृत देसी पशुधन नस्लें, या फिर पश्चिमी घाटों में पहचानी गई आक्रामक पादप प्रजातियां, या फिर भारत और उनके पड़ोसियों के बीच सीमा पार नदी परियोजना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपस में बी नंबर हो जाएगा। भारत में नए पंजीकृत देसी पशुधन की नस्लें हैं मेदिनी, रोहिलखंडी, मेलघाटी पशुधन की नस्लें हैं। यहाँ पर नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएससीपी के कुछ मामलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करता है। सीएससीपी जो है कुछ फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करता है। इस संदर्भ में भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन से मानदंडों का उपयोग किया जाता है? कौन से मानदंड का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दे रहा है खादानों की लागत जैसे बीज, उर्वरक आदि। उसके बाद यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। पारिवारिक श्रम की लागत, किराए के श्रम की लागत, पूंजीगत परिसंपत्तियों पर ब्याज। तो यहाँ पर जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना करना है। तो यहाँ पर जो होगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एलिमिनेशन मेथड पर है। तो एलिमिनेशन मेथड हम लोग को पहले देख लेंगे। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड पर कैसे दिया हुआ है ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन का तरीका 1 2 3 4 1 2 3 4 1 और 2 दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। आदानों की लागत जैसे बीज, उर्वरक आदि, पारिश्रमिक श्रम की लागत भी शामिल होती है। यहाँ पर यह भी शामिल होती है, श्रम की लागत भी शामिल होती है, किराए के श्रम की लागत भी इसमें शामिल हो जाती है। लेकिन जो इसके बाद से है पूंजीगत परिसंपत्तियों पर ब्याज, ये शामिल नहीं होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य न्यूनतम परिसंपत्तियों पर ब्याज का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर 3 तो शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 और 3 सही हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलीहार दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर विकसित की गई हैं? बगलीहार दुलहस्ती और सलाल जो है किस नदी पर है? तो यहाँ पर दे रहा है झेलम, सिंधु, रावी, चिनाब। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब पर है। बगलीहार दुलहस्ती और सलाल जो है चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेना। कथन 1, कथन 2 दिया हुआ है। यहाँ पर दे रहा है एफडीआई का प्रवाह जो है वित्तीय वर्ष 2013-14 में से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक दोगुना हो गया है। तो यहाँ पर जो है वित्तीय प्रवाह जो है दोगुना हो गया। उसके बाद से एफडीआई प्रवाह का 90% से अधिक सरकारी मार्ग के तहत प्राप्त होता है। सरकारी मार्ग के तहत एकदम 1 नंबर भी सही है, दूसरा नंबर भी सही है। सॉरी, यहाँ पर दूसरा नंबर जो देखेंगे यहाँ पर 90% से अधिक, सॉरी यहाँ पर एफडीआई का प्रवाह कर रहा है कि 90% से अधिक सरकारी मार्ग के तहत। बताइए सरकारी मार्ग के तहत 90% एफडीआई का प्रवाह होने लगे तो कभी ऐसा हो सकता है? सरकारी मार्ग किसको कहते हैं जी? तो सरकारी मार्ग मतलब सरकार से अनुमति लेकर। उद्योगों में बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें से मुफ्त रूप से कोई भी विदेशी निवेशक चाहे तो वह तुरंत पैसा लाएगा, किसी भी कंपनी में लगा लेगा। तो बिना सरकार से मंजूरी लिए, जैसे कि आप लोग को अगर कपड़ा का फैक्ट्री बनाना है या फिर कहें तो कोई भी आवश्यक दवाई का फैक्ट्री बनाना है, तो इस तरह से वस्तुओं के लिए जो एफडीआई आता है उसके लिए सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है। लेकिन वहीं पे बात किया जाए परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाना है, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाना है तो एफडीआई के लिए जो विदेशी निवेशक है सबसे पहले यहाँ पर नहीं जाएँगे, पहले जाएँगे सरकार के पास। सरकार से पूछेंगे और सरकार कह देगी हाँ लगाइए परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तब जाके ये लगाएँगे। तो ये जो है सरकार से मंजूरी लेकर जो चलता है उसको सरकारी मार्ग के तहत एफडीआई कहते हैं। तो यहाँ पर जो है 90% नहीं बल्कि अभी इसका योगदान 50% से भी काफ़ी कम है। तो यहाँ पर 50% क्या कहेंगे, 10% है इसका योगदान। सरकारी मार्ग से जो एफडीआई मिलता है वो 10% मात्र है। 90% सिर्फ जो है स्वचालित मार्ग से, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो विदेश का है पैसा लाएगा 10,000 रुपया और यहाँ पर ले आके कहेगा कि हम फैक्ट्री लगाएँगे। किस चीज़ का जी? तो कपड़ा का फैक्ट्री बनाएँगे, वो भी 10,000 रुपये में पूरे विश्व में सबसे बड़का। तो यहाँ पर 1 नंबर सही है, दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। ये तो याद ही होना चाहिए कि दूसरा नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सा जो है कानून भारत में निजी संस्थाओं के लेखा परीक्षण से संबंधित प्रक्रियाओं के लिए प्राथमिक कानून के रूप में कार्य करता है?
भारत में निजी संस्थाओं के लेखा परीक्षण संबंधित प्रक्रियाओं के लिए प्राथमिक कानून के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर दे रहा है दिवाला एवं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016, आयकर अधिनियम 1961, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, कंपनी अधिनियम 2013। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो आप परसों ही बताए थे कि दिवाला एवं दिवाला संहिता जो बना है, जो एनसीएलटी बना है, यह जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी-कभी सुर्खियों में रहने वाला पखुंडी पोर्टल एक ऐसे प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है। पखुंडी पोर्टल जो है एक ऐसे प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है जिसे निम्नलिखित हेतु अभिकल्पित किया गया है। निम्नलिखित हेतु अभिकल्पित किया गया है। यहाँ पर तेरा पोषण अभियान के तहत पोषण संबंधी संकेतकों की निगरानी करना, पोषण संकेतकों की निगरानी करना है जी। इस तरह से महिलाओं को विधिक सहायता सेवाएं प्रदान करना, विधिक सहायता सेवा प्रदान करने की बात कर रहा है। उसके बाद से दे रहा है महिला और बाल विकास के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व साझेदारी को सुविधाजनक बनाना है। तो यहाँ पर कौन सा प्लेटफॉर्म, पखुंडी प्लेटफॉर्म जो है, तो यहाँ पर और उसके बाद से बाल लाभार्थी को लक्षित वित्तीय हस्तांतरण प्रदान करना। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा, वास्तव में आप लोग को याद होगा, पखुंडी पोर्टल का संबंध महिला एवं बाल विकास के लिए सीएसआर साझेदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए, अर्थात जितना भी सीएसआर है उनसे उनको छूट दी जाती है कि अगर आप महिला और बाल विकास में अगर योगदान करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो उनको आसान बनाया जाता है कि यहाँ पर निवेश कर दीजिए, यहाँ पर निवेश कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करना है। कौन सा क्षेत्र है जी? यहाँ पर उपयुक्त में से कितने क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा एफडीआई निषिद्ध है? कहाँ पर एफडीआई निषिद्ध है जी? तो यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर एफडीआई निषिद्ध है। परमाणु ऊर्जा, ऑनलाइन लॉटरी, निजी कंपनी या फिर रिट्स या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है परमाणु ऊर्जा में एकदम सही है, परमाणु ऊर्जा में निवेश निषिद्ध है। उसके बाद से दे रहा है कि ऑनलाइन लॉटरी, इस पर भी लॉटरी को भी निषेध लगाया गया है। यहाँ पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको कल ही बताए थे कि रियल एस्टेट में जो है विदेशी निवेशक निवेश नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट रूप से। तो तीसरा नंबर भी, चौथा नंबर भी हो जाएगा। लेकिन निधि कंपनी पर रोक नहीं है। तो 1, 3 और 4 सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन का तरीका क्या है जी? केवल 1, केवल 2, केवल 3। यहाँ पर केवल 3 हो जाएगा, हम लोग आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के में प्रमुख सड़क परियोजनाओं के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है प्रमुख सड़क परियोजना है और इसका विवरण दे रहा है। यहाँ पर दे रहा है ढोला सदिया पुल, भारत का सबसे लंबा पुल है जी। ढोला सदिया जो है भारत का सबसे लंबा पुल है। उसके बाद से चेनानी नासरी सुरंग जो है एशिया की सबसे लंबी दिशात्मक राजमार्ग सुरंग है। उसके बाद से सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, अब यहाँ पर ऑप्शन का तरीका देख लेते हैं कैसा हुआ ही है, केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर वास्तव में देखेंगे तो ये तीनों के तीनों सही है। जो ढोला सदिया पुल जो है भारत का सबसे लंबा पुल है। चेनानी नासरी जो है एशिया की सबसे लंबी दिशात्मक राजमार्ग सुरंग है। सुदर्शन सेतु जो है सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। तो तीनों के तीनों सही, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के में वर्णित सब्सिडी के संदर्भ में विचार करना है। डब्ल्यूटीओ में जो वर्णित सब्सिडी है उसके संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है ग्रीन, सबसे पहले ऑप्शन का तरीका, स्टेटमेंट का तरीका देख लेते हैं। सही कथन का चयन करना है, वही है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों ना तो 1 ना तो 2। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी किसानों को दिया जाने वाला एक निश्चित प्रत्यक्ष भुगतान है जहाँ किसानों को उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है। उत्पादन को सीमित करवा दे कोई सब्सिडी योजना, तो अभी इसको सोच लीजिएगा कि उत्पादन को ये सीमित करेगा जी। उसके बाद से एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो है घरेलू नीतियां हैं जिनका उत्पादन और व्यापार पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो है यह तो एकदम सरासर गलती, उत्पादन को सीमित करा देगा। उत्पादन को नहीं, बल्कि यह जो है छूट देता है कि आप लोग सब्सिडी दे सकते हैं। जिनका उत्पादन पर व्यापार सीधा प्रभाव पड़ता है, तो सीधा प्रभाव वाले पर नहीं, बल्कि एम्बर बॉक्स जो है अप्रत्यक्ष प्रभाव जो पड़ता है उस पर थोड़ा सा अनुमति देता है कि चाहिए थोड़ा सा सब्सिडी दे सकते हैं। लेकिन ग्रीन तो यहाँ पर कह रहा है कि सीधा प्रभाव पड़ता है, तो एकदम सरासर गलती है। दूसरा नंबर भी गलत है। यहाँ पर 1 भी गलत था, दूसरा भी गलत है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न तो 1 न तो 2। भारत में विश्व में सक्रिय ट्रेडमार्क पंजीकरणों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर। भारत जो है सक्रिय ट्रेडमार्क पंजीकरणों के मामले में दूसरे स्थान पर। भारत में ट्रेडमार्क पंजीकरणों में सबसे बड़ा हिस्सा जो है किस क्षेत्र का है जी? पंजीकरणों का सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पर दे रहा ऑप्शन नंबर 1 कृषि, वस्त्र, स्वास्थ्य, विमानन। यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य में है। भारत का सबसे बड़ा ट्रेडमार्क भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, क्योंकि इसीलिए तो भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है जी। क्योंकि जितने भी जेनरिक दवाइयाँ हैं उनका सर्वाधिक योगदान 70% विश्व भर में जितना भी जेनरिक दवाइयाँ बनती है उसका 70% सिर्फ भारत बनाता है। लेकिन जेनरिक दवाइयाँ, पेटेंशियल दवाइयाँ बहुत कम भारत में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए श्रम संहिता के अनुसार मजदूरी की नई परिभाषा के संदर्भ में विचार करना है। मजदूरी की नई परिभाषा यहाँ पर क्या विचार करना है जी? तो उन विकल्पों में से कौन से मजदूरी की परिभाषा में शामिल है? मजदूरी की परिभाषा में शामिल है मूल वेतन,
महंगाई भत्ता, बोनस, ओवरटाइम भत्ता। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन का तरीका क्या है जी। यहाँ पर ऑप्शन का तरीका पूरा बढ़िया से एलिमिनेशनल मेथड पर है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई गलती हम लोग का निकल जाएगा तो फटाक से आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर जब पढ़िएगा मूल वेतन तो एकदम शामिल है जी। मूल मजदूरी की परिभाषा में महंगाई भत्ता भी शामिल है, लेकिन यहाँ पर जो दे रहा है कि बोनस जो शामिल है, बोनस नहीं शामिल होता है। तो यहाँ पर 3 नंबर गलत है। देख लीजिए कौन-कौन से 3 नंबर गलत हो जाएगा जी, कहाँ-कहाँ पर है जी 3 नंबर? यहाँ पर 3 नंबर गलत, 3 नंबर गलत, 1 और 2 सही हैं, 1 और 2 सही हैं, 4 नंबर होगा चाहे नहीं पता नहीं है, लेकिन 1 और 2 तो सही है और बचा कितना है 2 और 4 और 1 और 2, तो 1 और 2 हम लोग का आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला इश्यू प्राइस शब्द किससे संबंधित होता है? इश्यू प्राइस, यहाँ पर दे रहा है सरकार द्वारा किसानों को बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए घोषित न्यूनतम मूल्य है, इश्यू प्राइस। उसके बाद से विनियमित मंडियों के में किसानों द्वारा कृषि उपज को पहली बार बेचे जाने के मूल्य। उसके बाद से कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मानक मूल्य, या फिर वह मूल्य जिस पर यहाँ पर जो दे रहा है कि वह मूल्य जिस पर सरकार उचित मूल्य की दुकानों और राशन डिपो के माध्यम से खाद्यान्न की आपूर्ति करता है। तो एकदम जो सही है, इसी प्राइस का संबंध इसी से है। मतलब कि जो ₹2 किलो गेहूँ और ₹3 किलो चावल मिल जाता है, तो वही इसी प्राइस के तहत ही मिलता है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड लास्ट है। भारत की समुद्री क्षमताओं के संदर्भ में हाल ही में गोवा में शामिल किए गए भारतीय तटरक्षक पोत आईसीजीएस समुद्र प्रताप का सबसे उपयुक्त वर्णन है। आईसीजीएस समुद्र प्रताप का सबसे उपयुक्त वर्णन कहाँ है जी? यहाँ पर जो है लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस एक स्टील्थ विध्वंसक पोत है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया प्रदूषण नियंत्रण पोत है जी। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। समुद्री क्षमताओं के लिए भारतीय तटरक्षक पोत आईजीएनएस समुद्र प्रताप जो है, आईजीएनएस समुद्र प्रताप स्वदेशी रूप से विकसित किया गया प्रदूषण नियंत्रक पोत है समुद्र प्रताप। लास्ट क्वेश्चन, जलवायु अध्ययनों में प्रायः उल्लिखित बर्फ कोरिंग तकनीकी का मुख्य रूप से उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। बर्फ कोरिंग का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर दे रहा है महासागरीय लवणता और धाराओं को मापना, पृथ्वी की ऊपरी परत से चट्टान के नमूने प्राप्त करना, ध्रुवीय बर्फ से अतीत की जलवायु परिस्थितियों का पुनर्निर्माण करना। इसके बाद से है वास्तविक समय में वायुमंडलीय प्रदूषण की निगरानी करना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वास्तविक समय में वायुमंडलीय प्रदूषण की निगरानी करना, तो यहाँ पर जो सही होगा बर्फ कोरिंग का संबंध ध्रुवीय बर्फ से अतीत की जलवायु परिस्थितियों का पुनरीक्षण करना, अर्थात जो ध्रुवों के क्षेत्र में जो बर्फ की चादरें पाई जाती है उनकी अंदर का तो बर्फ है। ये जो है बर्फ है, इसने प्राचीन काल के जो मूल अवशेष होंगे उसको काफी ढक लिया है। अर्थात अगर इन बर्फ को खोद कर देखा जाए तो अंदर जो है जैसे ऐसे मूल जीवाश्म मिलेंगे जो कि पृथ्वी के शुरुआत में थे। यहाँ पर उसी से जुड़ा हुआ है बर्फ कोरिंग तकनीकी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपन लोगों ने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।